नमस्ते मित्रों, मेरा नाम उमेश है और मैं एक शराबी हूँ। हाय उमेश भाई। हाय एवरीबॉडी। भगवान की असीम कृपा है आप लोगों का साथ निरंतर मीटिंग और फेलोशिप की ताकत, जिस वजह से मैं शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ। सुखी समाधानी और संतुलित जीवन केवल और केवल एक दिन के आधार पर जीने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, अल्कोहलिक एनोनिमस की इस पवित्र जगह पे मैं लगभग 17 या 18 साल का रॉक बॉटम अल्कोहलिज्म झेल के आ चुका था। जीवन की पूरी जो स्क्रिप्ट थी इतनी बर्बाद करके आ चुका था कि एक भी फ्रंट अच्छा नहीं कह सकता था मैं। शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक जो भी स्तर है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। यहाँ पर आने के पहले जब मैं अपनी बाल्यावस्था में था तो एक अच्छे परिवार से मैं बिलोंग करता था। पिताजी अध्यापक हुआ करते थे। घर में अच्छे संस्कार मिले थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। हर मेरी इच्छा का हर कोई ख्याल रखता था। मैं पढ़ाई में काफी अच्छा होशियार था और अच्छे अंक भी आते थे। खेलकूद में अच्छा था और हर तरह से मुझे वाहवाही मिलती थी। पिताजी हमेशा मुझे अप्रिसिएटेड करते थे। उन्हें लगता था कि ये मेरा बेटा बड़ा होने के बाद कुछ ना कुछ जरूर करेगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मेरा ओवर कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर हेवी होने लगा और ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से ऐसे कई जगह पे मेरे निर्णय जो थे वो गलत होने लगे थे। और एक मेरे अंदर एक स्वभाव दोष था कि कोई अगर मेरे आगे जाता था तो मुझे ये सहन नहीं होता था। मैं हमेशा अपनी जीत के बारे में सोचता था। मुझे हार कदापि मैं एक्सेप्ट नहीं करता था अपनी हार। और यही मेरा स्वभाव हुआ होगा जिस वजह से मैं बड़ा होने के बाद मेरे हाथ में शराब आई होंगी, ऐसा मुझे आज प्रतीत होता है। तो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहा और एक ऐसा हादसा जिंदगी में हुआ था कि अचानक पिताजी का देहांत हो गया था। और पिताजी के गुजरने के बाद अब मैं घर का बड़ा था। अब मेरे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी और घर का बड़ा होने के नाते मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करना जरूरी था। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटा। मुझे मालूम नहीं एकाएक उस समय मुझे क्या हुआ। शायद हो सकता है कि पिताजी के जाने का जो गम है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अब लाइफ में कुछ कर नहीं सकूंगा। या फिर और एक ऐसा भी लगने लगा कि पिताजी जिस शहर में मेरे पिताजी नहीं रहे तो उस शहर में मैं पढ़ाई करके करूंगा क्या। और इसलिए मैंने वो शहर छोड़ के मैं दूसरे शहर आया जहाँ पे मेरे दादाजी का पुश्तैनी घर, खेती बाड़ी। और वहां पे एक कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। वो खेती बाड़ी संभालना, गांव की तरफ अपना ध्यान देना, नई जगह पे आया था, नए दोस्त मिले थे और सब कुछ मैं जैसा चाहता था वैसा हो रहा था। अब माँ को भी पेंशन मिलना चालू हो गया था और माँ भी मुझे पैसा भेजना चालू कर दिया था। अब चारों तरफ से मुझे पैसे का जो स्रोत था वो आ रहा था और नए दोस्त मिले थे। और ऐसे ही एक शादी समारोह में मैंने वो शराब का जहरीली घुट लिया था। अब देखो दोस्तों, जब मैंने ये शराब लिया था तो उस समय मुझे इसका जो इम्पैक्ट है, जो टेस्ट बोलते हैं, वो अच्छा नहीं लगा। लेकिन उसका जो परिणाम है वो मुझे काफी अच्छा लगा। शराब पीने के बाद मैं सारे गम भूल गया था। शराब पीने के बाद मेरे अंदर ऐसी उत्तेजना हुई थी। उस उत्तेजना से मेरे अंदर वो आत्मविश्वास आ गया था। शराब की वजह से मैं हर किसी के साथ बात कर सकता था। पूरा आत्मविश्वास से लबरेज हो गया। और यही जो परिणाम था, ये परिणाम मुझे जिंदगी में बार बार मिलना चाहिए, ऐसी मेरी मंशा होने लगी। और उसके लिए मैं मौके तरसने लगा। अब मुझे हमेशा ऐसे मौके मिलने लगे। शादी में, रिश्तेदार क्या कोई फंक्शन है, कार्यक्रम है या किसी का बर्थडे है, उस समय मैं ऐसी शराब पिया करता था। कई दफा मैं ट्रैवलिंग में शराब पिया करता था और मैं शराब पीने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढता ढूंढा करता था। या घर में कोई नहीं रहा तो उस समय भी मैं शराब पिया करता था। तो शुरुआत में शराब का एक अच्छी लिमिटेशन में मैं शराब पिया करता था। एक अच्छा ब्रांड हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे ये शराब का प्रोग्रेशन होने लगा। और जैसे जैसे ये शराब का प्रोग्रेशन हुआ तो शराब मेरी जरूरत बन गई। मैं 90 पीने वाला उमेश, अच्छी जगह पे जाने वाला उमेश, कब यानी वो एक निप से दो तीन चार निप पे मैं चला गया, कुछ पता नहीं चला। ब्रांड नाम की चीज नहीं रही थी। और धीरे धीरे ये शराब का प्रोग्रेशन मेरे अंदर होने लगा। लेकिन मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं था कि मैं एक शराबी हूँ। जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, पढ़ाई मैंने कैसे तो भी पूरी किया
और पढ़ाई पूरी करने के बाद जिंदगी ने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी। ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मेरी जिंदगी में आई थी जिसे मैं दोनों हाथों से भुनाना चाहिए था, लेकिन मैं उन अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से नहीं भुना सका। वजह ये थी कि मेरी शराब। 2006 में मुझे गवर्नमेंट जॉब मिला था, एक अच्छे स्कूल में मैं एक अध्यापक लगा था, और सब कुछ ओवरऑल अच्छा था। वहां पे मान सम्मान सब कुछ अच्छे से हासिल होता था, लेकिन इवनिंग का समय आता था तो मेरे दिमाग में घंटी बजती थी, और वो समय ऐसा मेरे ऊपर हैवी होता था कि बगैर शराब पिए मैं अपनी जिंदगी की कल्पना ही नहीं कर सकता। वो रिलैक्सेशन के लिए मैं शराब पीता था, वो थकावट दूर करने के लिए मैं शराब पीता था। और वो जैसे मैंने शराब पीता था तो मेरे अंदर एक अलग ही उन्माद आता था। मेरे बात करने का ढंग बदल जाता था। फिर वहां के स्टाफ के लोगों को अपने इशारे पे नचाना या अपनी ज्यादा होशियारी बताना, तो ये सब मैं करने लगता था। अब मैं जिस स्कूल में अध्यापक था वो रेसिडेंशियल स्कूल था, वहां पे बच्चे भी रहते थे। तो मेरा जो इम्पैक्ट है वो बच्चों पे गिरता था। वो जानते थे कि हमारे सर अलग से शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद मैं अपने वश में नहीं रहता, मैं किसी को भी कुछ भी बोल देना। मैं शांति नाम की चीज ही नहीं रहती थी मेरे अंदर। एक बार अगर शराब पिया तो मैं पूरा उन्माद हो जाता था, कुछ भी बक जाता था। और कुछ दिनों तक ये स्कूल मैनेजमेंट ने, मेरे सहकर्मियों ने मुझे सहन किए। और धीरे धीरे जैसे शराब प्रोग्रेशन होते गया, वैसे वैसे वो फिर मेरी कंप्लेंट्स आने लगी। मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करता था। मैं हमेशा अपनी शराब को जस्टिफाइड करता था। मैं शराब पीता हूँ दूसरे के पैसे से नहीं पीता, मैं शराब में किसी को कुछ बोलता नहीं। और बोलता भी हूँ तो मैं दूसरे दिन तो उसकी माफी मांग लेता हूँ, या मेरे मन में किसी के अंदर गिला शिकवा रहता नहीं। हाँ, मैं तो सबके साथ खुले दिमाग से बात करता हूँ, ऐसा बोलता था। और ये अपनी जो गलतियां होती थी उसके ऊपर पर्दा झाँकने की खुद ही कोशिश करता था। लेकिन आगे आगे जैसा मैं बढ़ा, वैसे वैसे मेरा ये जॉब जो था, जॉब पे परिणाम आने लगे, और मुझे वो स्कूल से बेदखल कर दिया। मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद भी जो मेरा स्वभाव था कि लात मारूंगा पानी निकालूंगा, मैं अपने आप को फिर से प्रस्थापित करूंगा, फिर से मैं कुछ बन के दिखाऊं। फिर नागपुर गया। नागपुर में फिर सोचा कि नहीं, अब मुझे अच्छी जगह पे एडमिशन लेना है, आगे की पढ़ाई जारी रखना। मित्रों, मैं पीजी करने गया, और पीजी करते करते समय मैं वहां पे भी शराब पिया करता था। वो तो भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि कैसे भी मैंने वो 2 साल का कोर्स कंप्लीट किया, अच्छा रिजल्ट आया, मुझे कॉलेज में जॉब मिला। और वो जो कॉलेज था वो प्राइवेट कॉलेज था। वहां पे जब मैं जॉब करता था तो उसमें जो इनकम आती थी उससे मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। और उस समय मैं अपनी कोचिंग क्लासेस भी चालू कर दी। अब शादी ब्याह सब हो गया था, पारिवारिक जिंदगी के मैं लग चुका था। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मैं परिवार की तरफ ध्यान दूं। चलो ठीक है, मैं पहले अकेला था, मैं जो भी करता था वो ठीक था। लेकिन अब परिवार आया था तो परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन मित्रों, मैं अपनी जिम्मेदारी को शराब की वजह से न्याय नहीं कर पाया। कई दफा मुझे अपने परिवार के साथ रहना चाहिए था, परिवार की जरूरतें पूरी करनी चाहिए थी, तो वो मैं शराब की वजह से नहीं कर पाता था। शुरुआत के समय में कुछ दिन अच्छे गए। 2 साल तक मेरा वैवाहिक जीवन जो था काफी अच्छा था। किसी को मेरे बारे में कोई कंप्लेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं थी। मेरे सास ससुर के साथ भी मेरे अच्छे संबंध थे। सास ससुर हमेशा मुझे सपोर्ट किया करते थे। लेकिन वो जो शराब, शाम का समय आता था तो अजब ही एक ऐसा महसूस होता था दिल में, कहीं तो भी खालीपन लगता कि बगैर शराब पिए मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। और मेरे पैर जो थे वो शराब के गुत्ते की तरफ चल दिए जाते थे। मैं इच्छा ना होते हुए भी मैं कैसे खींचा जाता था। शराब के बारे में मेरे अंदर इतना मानसिक आकर्षण आता था कि हर शाम मैं बगैर शराब पिए नहीं रह पाता। शराब पीता था, वहां पे जाके दोस्त मिले। मेरे साथ भी काफी अच्छे दोस्त थे मेरे, डॉक्टर, एमआर इंजीनियर, वकील, अच्छे व्यवसायिक, इन लोगों के साथ मैं शराब पिया। अब देखो मित्रों, अब इतने सारे अच्छे दोस्त
तो मैं उनके साथ शराब पिया करता था, उन दोस्तों के साथ, और हमारी अच्छी बातें चलती थी। वो एक लिमिट मात्रा में शराब पिया करते थे। लेकिन मेरा शराबियतपन उनके ऊपर इतना हावी होने लगा, वो मेरे से डरते थे। और मैं शराब पीने के बाद बिल्कुल वश में नहीं रहता था, इसलिए वो एक एक छोड़ के चले गए और फिर मैं अकेला पड़ गया। तो यहाँ तक भी सब ठीक ठाक चल रहा था। शाम को जाना, शराब पीना, शराब। फिर जिंदगी में दोस्त बहुत कम बचे थे, लेकिन मेरी जो आमदनी थी वो अच्छी थी, और उस वजह से मुझे बहुत सारा आत्मविश्वास था, बहुत सारा ओवर कॉन्फिडेंस था। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शराब को मैं हमेशा जस्टिफाइड करता था। शराब की वजह से ये सब हो रहा है, ये मान ही नहीं रहा। सब जिंदगी कट रही थी, बच्ची हुई। बच्ची होने के बाद 2012 का वो समय आया मित्र, जहां से मेरी जिंदगी का जो अधपतन है, बोलते हैं कि एक सातवीं आसमान पे मैं कैसे क्या फर्श पे गिरा, वो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। बच्ची होने के बाद मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता चला गया, और मैं सिर्फ और सिर्फ शराब के नशे में गिरता गया। शराब की वजह से मैं इस पागलपन की अवस्था में कैसे क्या गया, वो समझ में ही नहीं आया। जिस शराब से मुझे खुशियां मिलती थी, शराब से मैं दूसरी दुनिया में जाता था, उस शराब ने मुझे पागलपन की अवस्था में आखिरी के समय में लाके खड़ा कर दिया था। अब देखो, अब हुआ यूं कि 2012 के बाद जब मेरा शराब पीने का जो रहन सहन है वो बदलने लगा। मैं सुबह शाम दोपहर शराब पीता था। मैं अपने व्यवसायिक क्षेत्र में भी शराब पी के जाया करता था, और शराब की वजह से वहां पे परेशानी आने लगी। वो डायरेक्टर जो थे कोचिंग क्लासेस के, वो भी मुझे वार्न करते थे कि सर, आपका इस तरह से आना अच्छी बात नहीं है, बच्चों के ऊपर गलत असर गिर रहा है। लेकिन मैं अपने आप को जस्टिफाई करता था, कुछ भी रीजन बताता था, और फिर कैसे भी उनको समझाता था। लेकिन एक ऐसा वक्त आया था कि मैं अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में सारे बच्चों के बीच, मैं वो भरी क्लास में जमीन पे सोया था। उस समय ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। दूसरे दिन बहुत मैं लज्जित होता था, माफी मांगता था, गिड़गिड़ाता था। बच्चों ने कई बार वो मेरी क्लास को छोड़ के चले गए, कई एडमिशन उन्होंने कैंसिल किए। पेरेंट्स आते थे, कुछ अमप समप बातें करते थे। हाँ, अपने अपने बच्चों को लेके जाते थे। हमेशा बोलते थे कि ये कभी सुधर नहीं सकता, हमें हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है यहाँ पे हमें सुरक्षित नहीं लगता। ये सब इस तरह के लालछन मेरे ऊपर लगाए जाते थे। लेकिन मैं संवरने के बजाय हमेशा अपनी जिंदगी को जस्टिफाई करने में समय गुजारता था कि आगे चल के मैं ऐसा नहीं करूंगा। खुद से मैं निर्णय लेता था कि नहीं, अब शराब को अच्छे से पीना चाहिए, अब पहले जैसे नहीं पीना चाहिए। शराब की वजह से व्यवसायिक क्षेत्र पे बहुत सारी समस्याएं आ रही है। तो अब अपने को दुनिया से छुप छुप के पीना चाहिए, इनको दिखना नहीं चाहिए। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करने का कोशिश करता था। 2-3 दिन मैं अच्छे से इसके साथ काम कर पाता था कि शराब को रोके रखता था। लेकिन 5-6 दिन होने के बाद मालूम नहीं, मेरे अंदर एकाएक ये शराब का प्रोग्रेशन इस कदर हावी रहता था कि इच्छा ना होते हुए भी मुझे वो शराब पीना पड़ता था। और नतीजा यूं हुआ कि मुझे वहां से फिर से टर्मिनेट कर दिया। अब बची खुची जो उम्मीद थी, मैं जिस कॉलेज में था, तो कॉलेज भी गवर्नमेंट की कुछ धारणा, गवर्नमेंट के जो रूल्स और नॉर्म्स थे, जिस वजह से वो कॉलेज भी बंद हो गया। अब देखो, मैं 2014 में पूरा जॉबलेस हो गया था, मेरे पास कोई काम नहीं बचा था। अब यहाँ पे शराब का पागलपन मेरे अंदर इतना हावी हो चुका था कि बगैर शराब की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। मुझे हर बार शराब लगती थी, हर बार मेरे अंदर वो शराब के थॉट्स रहते थे। और जब मुझे ये शराब नहीं मिलती थी, तो मैं चिड़चिड़ा, बिल्कुल चिड़चिड़ा हुआ ऐसा रहता था। किसी को भी कुछ बोलना, बीवी को भी पैसे के लिए परेशान करना, माँ को फोन करके उनको भी डिस्टर्ब करना कि उनको तरह तरह के बहाने बोल के उनसे पैसे। मैं बच्ची का एडमिशन करना है,
बच्ची के एडमिशन के लिए पैसे नहीं है, पैसा भेज। माँ मुझे पैसे भेजती थी, घर मालक का किराया किराया देना है। फिलहाल मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब मिलने के बाद मैं जो भी चुकाया करूंगा। ये ऐसे लफ्ज मेरे रहते थे। अब घर का बड़ा होने के नाते मेरे को मेरे परिवार को उधर भी संभालना चाहिए था, इसको भी इनको भी संभालना चाहिए था, मेरी बीबी मेरी बच्ची, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पूरी करना ये मेरा कर्तव्य था। लेकिन ये कर्तव्य से मैं भाग चुका था और मेरा डिपेंडेंसी मेरी माँ के ऊपर बन गया था। सास ससुर को भी मैं तरह तरह के बहाने बना के उनसे भी पैसे लिया करता था और वो उन पैसों से मैं शराब पिया करता। मैंने वो पैसे एडमिशन के नहीं भरता था। एक ऐसा हादसा हुआ था मित्रों, बताना चाहूंगा कि ये जो शराब के प्रति जो पागलपन बोलते हैं, पागलपन इस कदर हावी होता है मेरे ऊपर कि मैं जब शराब पीता हूँ तो मैं बिल्कुल ही वो वश में नहीं रही। मैं ये जो इंसानियत है ये भूल जाता हूँ, मेरी जवाबदारी है वो मैं भूल जाता हूँ। अब मेरी बच्ची 4 या 4.5 साल की थी। एक बार उसको ऐसे ही बुखार आया था और उस समय मेरी बीबी बोलती है कि इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। मैंने बोला ठीक है, इसको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, मैं बस इसका नंबर लगा के आता हूँ दवाखाने में, बाद में चलते इसको मैं हॉस्पिटल लेके जाऊं। अब मैंने खुद से उस समय भी डिसाइड किया था, नहीं यार मेरी गुड़िया है वो, उसे मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है। मैं सोचता था ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा जिम्मेदारी है, मेरा बेटी, मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाऊं। और नंबर लगाने जाता हूँ, अभी नंबर लगा देता हूँ। और जैसे मैं रास्ते से गुजर रहा हूँ, हॉनेस्टली मैं नंबर लगाने के लिए वो हॉस्पिटल गया, नाम लिखवाया वहां पे। और वही रास्ते से आ रहा हूँ तो अचानक देखता हूँ कि वहां पे ऐसे बड़े बड़े लाइट्स में से बड़े बड़े बैनर लगे बाहर के, और मुझे वो खींच रहा है अपने तरफ कि यार उमेश थोड़ी सी पी ले, काम तो करना ही है तुझे, बच्ची का दवाखाने लेके जाना है, तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझे पूरा करना। देखो इस शराब के बारे में ये पागल कि मालूम नहीं, ये पागलपन मुझे वो मानसिक अवस्था में वो लेके जाता था। मानसिक अवस्था में वो फिजिकल एलर्जी एक्टिवेट होता था। एक बार अगर मेरे शराब मेरे मुंह को लग गई, मुझे कंटिन्यूअसली शराब पीना पड़ता था। और एक बार शराब पिया तो मैं बिल्कुल ही वश में नहीं रहता था। और फिर वो शराब मुझे कंटिन्यूअसली पीना पड़ता था। मैं भूल जाता था, ब्लैकआउट में जाने के बाद मैं भूल जाता था मेरा बच्ची का तबीयत खराब है, मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना। पूरा दिन मैंने शराब पिया। और जब शाम को मैं घर गया तो मैंने देखा कि मेरी बेटी का बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, जो तबीयत आसानी से वो रिकवर हो सकती थी। तो कैसे भी मैंने उसको ऑटो में डाल के फिर हॉस्पिटल लेके गया, और जो आसानी से वो जो रिकवर हो सकती थी मुझे उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, वो मुझे उसमें एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर ने बोला कि आप कैसे बाप हो अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खेलते। देखो मुझे पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ा वहां पे, और तो और मैं अपनी वो नन्ही सी बेटी के जिंदगी के साथ खेला। मैंने देखा वो पीड़ा उस जब उसको सलाइन लगाए थे, वो एक ऑक्सीजन का वो ये लगाए थे उस समय। तो ये देखने के बाद मित्रों मेरा ऐसा रूह कांपता था कि मैं कैसा पीता हूँ। खुद के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था मुझे कि भाई शराब के लिए क्या कर रहा हूं मैं, क्या शराब मुझे इतनी प्यारी है, क्या मैं अपनी बेटी की तरफ अपनी परिवार की तरफ ये शराब को थोड़ा बाजू में करके क्या इसकी तरफ ध्यान नहीं दे सकता। मैं सोचता था, मुझे बहुत सारे लोग समझाते थे, अरे उमेश बाकी लोग भी यार शराब पीते हैं यार, वो तो अपने परिवार की तरफ बराबर ध्यान देते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं, तुझसे भी बहुत पैसा कम कमाते, तुझसे भी बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते, लेकिन वो तो अच्छी जिंदगी अपनी जीते हैं यार, वो भी तो शराब पीते हैं। तू सिर्फ ऐसा क्यों बना है कि तू शराब पीने के बाद बिल्कुल अपने इसमें रहता नहीं। शराब पीने के बाद ऐसा अचानक तुझे ऐसा क्या होता है जिस वजह से एक तो तू हाइपर हो जाएगा या किसी को गाली देगा, या फिर तुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तेरे समझ में नहीं आएगा। ऐसा बार बार मेरे साथ।
ये पागलपन मेरे अंदर इतना हावी होता था कि शराब पीने के लिए मैं किसी भी हद तक गुजर जाता था। और देखो मित्रों, ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं कि मैं शराब छोड़ने के लिए बहुत सारी कोशिश करते रहता था। अब देखो, अब नागपुर में तो मेरी भी इतनी बर्बादी हो चुकी थी। अब इज्जत भी बहुत दागदार हो चुकी थी। कोई अपने पास बुलाता नहीं था, कहीं पे भी मुझे जॉब नहीं मिलता था, कोई इंस्टीट्यूशन वाले भी नहीं पूछते थे। तो मैं सोचता था कि शराब की वजह से मेरी यहाँ पे बहुत इज्जत खराब। और क्या है, जगह बदल के देखूंगा ना, तो हो सकता है कि मेरी शराब रुक जाए। इसलिए मैं नई जगह तलाशने लगता था जहां पे मुझे जॉब। भगवान की कृपा से मुझे राजस्थान में जॉब मिला था। भीलवाड़ा नाम का एक शहर था, जहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी स्कूल में टीचर लगा था। स्कूल बहुत बड़ी थी, वहां पे कोई नहीं जानता था। अच्छा मेरा पैकेज था, अच्छी सैलरी थी, रहने के लिए एक अच्छा कॉटेज था, अच्छा, सब कुछ अच्छा था। कोई नहीं जानता था। और जैसे मैं स्कूल में गया, उस स्कूल में मेरा अच्छा वेलकम किया गया। स्कूल में मेरी जिम्मेदारी मुझे समझाई गई। स्कूल में मेरा जो टॉपिक था, वो टॉपिक को भी मैं अच्छे से पढ़ाता था। मेरा जो सब्जेक्ट रहता था, सब उसमें। और मैं स्कूल वालों का बहुत जल्दी चाहता बन गया। और वो इतना प्यार मिला था राजस्थान में। अब सब कुछ देखो, सब अच्छा था। अब यहाँ पे मुझे सुधरना चाहिए। यहाँ पे कोई नहीं जानता था उमेश को। मैं छोड़ आया था वो पुराने दिन अपने नागपुर में। अब फिर से मुझे मेरी जिंदगी की नई शुरुआत। अब मुझे अपना भविष्य, अपने परिवार का भविष्य बनाना चाहिए था। सब अच्छा चल रहा था, एक सवा महीना हो गया। और जैसे सैलरी हुआ और वो अट्रैक्शन मेरे अंदर आया, 2 ढाई महीना तो मैंने शराब नहीं पिया लगभग। चलो ना, आज थोड़ी पिया जाए। और थोड़ी पीने के बाद पहले जैसी नहीं पीना है, जैसे मैं नागपुर में पिया करता था। और बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद एक जगह पे गया जहां पे मैंने शराब लिया। बस सोचा था, खुद से निर्णय फिर लिया था कि नहीं रे उमेश, ज्यादा नहीं पीना रे भाई, तू नई जगह पे है, कंट्रोल में रहना है, पूरी अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर। और देखो, वो शराब पीने गया। और जैसे ही शराब पिया, फिर से वो फिजिकल एलर्जी। पहले मालूम ही नहीं था मेरे को ये फिजिकल एलर्जी क्या होता है। पीने के बाद मैं नहीं रुक सकता था। और वो कंटिन्यू मैं शराब पिया करता था। शराब पीने के बाद मैं अपने बस में नहीं रहता था। फिर से मैं शराब के चक्कर में कुछ भी करता था। कितने लोगों के साथ मैंने झगड़ा किया होगा, या मैंने शराब के नशे में क्या क्या किया होगा, मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे मेरे कैंपस में जाना चाहिए था। मित्रों, मैं रात भर भीलवाड़ा में एक ढाबे किनारे, मैं ऐसा रात भर फुल टाइट, फुल नशे में पड़ा हुआ सोया हुआ था। दूसरे दिन मुझे वहां पे होना चाहिए था, मेरा स्कूल का टाइम हो गया था। सब लोग फोन करते थे, सब लोग ढूंढ रहे थे, मैं नहीं मिला। और जिस अवस्था में मैं स्कूल कैंपस में गया, सभी को पता चल गया था कि ये जो सर है अपने, ये फुल टाइट है, ये अल्कोहलिक है, ये सबको पता चला। लेकिन किसी लोगों ने मुझे, मैनेजमेंट ने भी बहुत हेल्प किया था, कि उन्होंने बहुत प्यार से समझाया, देखो सर आप इतने दूर आए और आपने अचानक ये ऐसा ऐसा क्या किए। मैंने फिर अपना जस्टिफिकेशन देना चालू कर दी। और उन्होंने ताकीद दी कि आप शराब पीना है पियो, लेकिन इस कदर, इस हैंगओवर इस तरह से शराब नहीं पीना है। आप अपने कॉटेज में लाके पियो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन स्कूल में आप आते समय एकदम ईमानदारी के साथ और फ्रेश होके आना है। यहाँ तक मुझे उन्होंने यानी उन्होंने सुविधा मुहैया कराए थे। लेकिन मैं वहां पे एक बार जब शराब पिया, तो हर बार शराब पीता रहता था। और वहां से भी मुझे फिर टर्मिनेट कर दिया। अब राजस्थान से जब मैं निकला, तो मुझे बहुत शर्म लगती थी। और पागलपन इस कदर हावी हो चुका था कि मैं बिल्कुल ख्याली पुलाव बनाता था। मैं जॉब ना होते हुए भी घर वालों को 6 7 दिन मैं राजस्थान में ही पड़ा। होटलों में रहना, बस स्टॉप पे रहना, ये सब मेरे अंदर जो ये डिफेक्ट्स है, तो शराब नहीं किए थे ये आज। अब बस स्टॉप पे मैं सोता था, जॉब की तलाश करता था,
नहीं मिल रहा था। झूठ बोलता था, फिर माँ को फोन करता था, अरे महीने का सैलरी मिलने का है, पैसा भेज, थोड़ा काम है। माँ पैसे भेजती थी, बस स्टॉप से मैं होटल जाता था, फिर शराब पिया करता। और शराब के नशे में आईने के सामने खुद ही खुद से बात करना, रात भर नहीं सोना। शराब के नशे में टेरिस्ट पे जाना, टेरिस्ट में जाने के बाद घर वालों को धमकी देना, मैं सुसाइड करता हूँ। हाँ, ये सब चीजें मैं करता। और मैंने आखिर तक नहीं बताया था कि मेरा जॉब, अब सारे पैसे खत्म हो गए थे, कुछ नहीं बचा था। शराब का ऑक्सीजन इतना आ रहा था कि मैं शराब पीने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। अब देखो मित्रों, पैसे खत्म होने के बाद भी मैंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाया, अपनी माँ को फोन लगाया कि एक मुझे बहुत अर्जेंट काम है, ऐसा ऐसा काम है, मुझे कुछ पैसे भेज। माँ ने सीधा बोली कि 15 8 10 दिन पहले तुझे पैसे भेजी थी, मैं अब पैसे नहीं भेज सकती। मैंने बहुत दया याचना किया कि पैसे भेज, मुझे बहुत जरूरी है। माँ ने बोली कि बैंक में जाने के लिए घर में कोई है ही नहीं, और मैं बैंक में जाके तेरे अकाउंट में पैसे डाल नहीं सकती। अब माँ ने स्पष्ट शब्दों में नकार देने के बाद अब मैं मित्रों वापस आया और अपनी बैग अपने कंधे पे रखते हुए राजस्थान की गलियों से ऐसे पैदल। अब वहां पे मुझे शराब का बहुत ऑक्सीजन आया था, ऐसा करूं क्या करूं। बहुत देर से मुझे शराब नहीं मिली थी। शराब के बगैर मेरा मन नहीं मान रहा था, शरीर नहीं मान रहा था। अब एक जगह पे गया जहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऐसा चल रहा था, कुछ तो भी ऐसा माल खाली कर रहे थे ट्रक से। अब मन में ये विचार आया कि राजस्थान में उमेश तुझे कौन पहचानता है यार। शराब पीने के लिए अगर ये बोरियत तूने 4 5 उठा ली तो क्या फर्क पड़ता। देखो मित्रों, यहाँ तक मेरे थॉट्स गए थे। मैं गया वो मालिक के पास और बोला कि भाई साहब, मुझे अपने गांव जाना है और मेरे पास पैसे है ही नहीं। एक्चुअली मैं यहाँ पे कुछ काम करता हूँ, और आप जो भी आमदनी दोगे उससे मैं अपने गांव चले जाऊँ। वहां के वो मालिक को मेरी दया आ गई। उसने बोला कि ठीक है भाई, लग जा बोले काम पे। अब मेरे पास जो बैग थी वो मैंने ऐसे साइड में रख दिया। अब मनोमन तैयारी किया कि थोड़ी तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, ये बोरी ढोने का काम अपने को करना है, बाद में कुछ पैसे मिलेंगे, उन पैसों से अपने को शराब पीना है। और मैं तैयार हो गया था। वो चीज मैं करने के लिए गया था जो चीज मेरे खानदान में किसी ने नहीं किए थे। मेरे जो भी काम थे मेरे भाई करते थे, ऐसे घर में बहुत सारे नौकर चौकर रहते थे। लेकिन एक शराब के लिए मैं इतना बेबस हो गया था कि वो काम करने के लिए भी मैं तैयार हो गया था। लेकिन देखो, वो भगवान की कृपा और माँ का प्यार कि मैं जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे मोबाइल में एक मैसेज आया कि 5000 रुपीज इज क्रेडिटेड ऑन योर अकाउंट। मुझे बहुत खुशी हुई थी उस समय। भगवान का मैंने शुक्रिया अदा किया और मैंने वो बैग पकड़ा। मालक मेरे तरफ वो अपनी आंखें ताकता रहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला मैं थोड़ी देर के बाद आता। बैग पकड़ा, बार में गया, कार्ड स्क्रैच किया, वहां पे शराब पिया मित्रों। अब वो पैसे आए थे तो मुझे अच्छे से मुझे अपने घर सुरक्षित वापस जाना चाहिए था। राजस्थान की गलियारों में शराब पिए, कपड़े गंदे हुए थे, बस शराब और शराब वही दिखती थी। मेरा भविष्य क्या है, मुझे करना क्या है आगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वास्तविकता को मैं स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से मैं निकाला गया हूँ, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास धंधा नहीं है, तो मुझे अपने परिवार के पास जाके ये सब चीजें बताना चाहिए। जो होगा वो होगा। अगर मेरे साथ वहां पे कुछ हुआ रहता तो मेरी लाश भी मेरे परिवार वालों को नहीं मिली। तो कैसे तैसे मैंने फिर एक अपना मन बना लिया कि अब
मुझे वापस जाना चाहिए। और मैं निकला। वो ट्रेन में भी मैं, जो दो दरवाजे के बीच जो गैप रहती ना, वहां पे सो के मैं आया था। ट्रेन ऐसी हिलती थी, मेरा बॉडी भी ऐसा हिलता था इधर, ये दरवाजे से इधर, बाजू में बैग। अब यहाँ तक कि मेरा सर वो दरवाजे के करीब तक आ चुका था। भाई कभी भी मेरे साथ वो हादसा हो सकता था। शराब के नशे में जो बोलते हैं ना हम, पागलपन के बाद की जो अवस्था रहती है, मौत। तो मेरे में वो मौत कभी भी आ सकती थी। मैं ट्रेन के बाहर कभी भी फेंक सकते थे वो मुझे, हवा का झोंका है बोलो या मेरे नसीब बोलो, मैं कभी भी वो बोगी के नीचे, ट्रेन के नीचे जा सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टिकट मैंने निकाला था भोपाल का, मुझे भोपाल में जाना चाहता, भोपाल से दूसरा ट्रेन पकड़ना चाहता, लेकिन शराब ऐसी हावी हो गई थी कि बगैर शराब नहीं रुक सकता था। मैं रतलाम में उतरा, रतलाम में शराब पिया। रतलाम में शराब पीने के बाद मैं इंदौर में उतरा, इंदौर में मैंने शराब पिया। भोपाल मुझे जाने के लिए पूरा एक दिन। और जब भोपाल गया तो मेरे पास सिर्फ पैसा बचा था 160। 160 रुपए बचने के बावजूद भी मुझे वो शराब का ही आकर्षण आने लगा। और वो बगैर टिकट भोपाल से मैं नागपुर। अब नागपुर आने के बाद भी मुझे घर जाना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसे दोस्तों के पास गया जो मेरे गांव से बिलोंग करते थे, बेचारे रोजी रोटी करने के लिए नागपुर आए थे। वो अपने जो बांधकाम, जो घर बांधकाम का जो काम रहते हैं, वो काम करते थे। तो मैं उनकी जो झोपड़ियां थी वहां पे रहने चला, और उनको बताता कि अरे मेरा पैसा आ रहा है, मुझे 4-5 दिन तुम एडजस्ट कर लो, मैं बाद में तुमको शराब पिलाऊं। और वहां पे मैंने रहना चालू किया। इधर उधर से फिर लोगों को, रिश्तेदारों को झूठी कहानियां बना के पैसा मांगने का, पैसा अकाउंट में आया तो उनके साथ शराब पीने का। महीना गुजरा मित्रों मैंने उन लोगों के साथ। एक शहर में रहने के बावजूद भी मुझे मेरी परिवार की याद नहीं आ रही थी, मेरी बेटी की याद नहीं आ रही थी। वहां से मुझे घर जाना चाहता, लेकिन मैं वो अपने दोस्तों के साथ रहता था, जो बेचारे ये किसी की बिल्डिंग ये बनाना, वो मिस्त्री काम जो बोलते हैं ना, मेशन, वो वाले काम पे जाते थे। और मैं उनकी झोपड़ियों में रहता था दिन भर। वो जो खाना बनाते थे वो खाना खाता था। इस कदर मैं पागलपन की अवस्था में चला गया था। लेकिन समझ भी नहीं आ रहा था कि एक अच्छा भला कैसा इंसान जो 2 सब्जेक्ट में पीजी, कहाँ कहाँ नहीं पढ़ाया, क्या क्या नहीं किया, हाँ, किस फैमिली से बिलोंग करता था, तो वो सब चीजें भूल के शराब ने मुझे कहाँ लाके रख दिया था मुझे पता ही नहीं चला। अब कहानी आगे चली गई, शराब के साथ जिंदगी कट रही थी। अब शराब पीने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे, पूरी इज्जत तार तार हो गई थी। अब रोते हुए गिलगिलाते हुए कैसे तो भी मैं घर गया। अब जब मैं घर गया था तो वो दिन दशहरे का था। दशहरे के दिन घर गया, बहुत अच्छे से मैंने बीवी को समझाया, मेरा जॉब गया, ये गया, वो गया, मुझे माफ कर, मैं फिर से खड़ा होना चाहता हूँ, ये बताया मैंने। घर वालों ने भरोसा किया। भरोसा करने के बाद, अब देखो मित्रों, भरोसा करने के बाद मैं कुछ दिन अच्छा रहा। अब मैं अपने लिए जॉब तलाशने लगा, जॉब मुझे मिला नहीं। शराब की वजह से किसी भी इंस्टीट्यूशन वाले ने मुझे जॉब नहीं दिया। अब जॉब यहाँ पे मिलता नहीं, इसलिए मैं नागपुर में जो मेट्रो का काम चल रहा था, अभी जो मेट्रो दौड़ रही है वहां पे अभी अब लगभग काम पूरा हो चुका है। तो मेट्रो के काम पे एज ए स्टोर कीपर करके मैं वहां पे काम करने जाता। और मेरा काम करने का उद्देश्य एक ही था कि कैसे तैसे मेरी जो शराब पीने के लिए मेरे पास पैसे। मेरी बीबी भी एक जगह पे जॉब करती थी जिससे वो घर चलाया करती थी। मेरा ससुर सास वगैरह वो भी कुछ पैसे भेजते थे, मेरी माँ भी मेरी बीबी के लिए पैसे भेजती थी। तो उनकी जिंदगी कट रही थी यार। लेकिन मेरे को शराब पीने के लिए पैसा चाहिए था, और वो पैसा मुझे वो मेट्रो के काम की वजह से वो मिलता था। तो वहां पे मैं ऐसे ऐसे एपिसोड करता था, वहां पे मैं बताना चाहूंगा।
कि मेरे आंखों के सामने वो लोग चोरी करते थे और मैं साला उनकी चोरी में मैं उनका साथ दिया करता था। वो चोरी करते थे, वो चोरी से जो पैसे आते थे, वो पैसों से मुझे शराब पिलाया। ये साला शराब के लिए मैं क्या-क्या ऐसे कारनामे किया। आज भी मैं जब देखता हूँ ना तो अपने आप पे इतना पश्चाताप होता है, मैं बयान नहीं कर सकता। और देखो, वहाँ पे भी मैं हमेशा फुल टाइट नशे में रहता था, जिस वजह से वहाँ पे भी मेरी बहुत लोगों के साथ झगड़े हुए। वहाँ से मुझे निकाला गया और निकालने के बाद मेरे घर में भी मेरे रिलेशन बहुत खराब हो चुके थे। मैं घर में होते हुए भी ना के बराबर था। मेरे बच्ची डरी हुई, सहमी हुई रहती थी। बीवी भी ज़्यादा देर तक बात नहीं करती थी। मैं खाना खाया तो क्या खा, नहीं खाए तो मत खाओ। नहाना-धोना, साफ-सुथरा रहना ये भूल चुका। अब ऐसा हुआ कि मैं गाँव जाता हूँ और गाँव में कुछ अच्छा करूँगा, ऐसा खेती-बाड़ी करूँगा, फिर ये सोचने लगा था। लेकिन ये करते समय एक बार क्या हुआ, मेरे जो कपड़े, मोबाइल और मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, जब मैं गाँव जाता हूँ करके मैं घर से निकला था और वो जाते-जाते मैंने नागपुर में शराब पिया और एक चोर ने मेरे जो एजुकेशन के सर्टिफिकेट थे, जिसके ऊपर मुझे बहुत घमंड था, वो एक चोर ने चोर के लेके अब वो चोर ने चोर के लेके गया, मोबाइल लेके गया, पैसा लेके गया। मैं खाली हाथ जब घर आया और बीवी को जब ये कहानी मालूम, तो इतना झगड़ा हुआ कि बहुत रोई बेचारी और उसने बोली कि कैसे-तैसे वो जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स थे, जो हमारा भविष्य था, जिसके ऊपर हमें वो डॉक्यूमेंट्स के हमारी बेटी के एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी थे। आप जानते हो सभी लोग जैसे कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है तो पिता के डॉक्यूमेंट्स बहुत ही अमूल्य होते हैं और वो रोई, गिलगिलाई, झगड़ा हुआ वहाँ पे। मेरे घर में जो भी मेरा सामान था, बचा-खुचा कपड़े-लत्ते सब पूरे नीचे फेंक दिया गया बालकनी से और बीबी ने ऐसा निर्णय लिया कि मुझे तेरे साथ रहना ही। अब मैं वो सब जमा किया अपना, बहुत दुखी मन के साथ मैं वहाँ से निकला, शरीर में शराब थी, मैं लाचारी के साथ कैसे-तैसे वो नागपुर छोड़ा, माँ के पास गया, माँ को ये सब पिक्चर समझ में आने लगी थी। अब माँ ने मुझे कुछ दिन तक रखा और उसको भी लगा कि ये यहाँ पे आया, तो ये हमारी ज़िंदगी को दार-दार कर देगा। बची-खुची जो इज़्ज़त है, हमारी इज़्ज़त है यहाँ पे हमगाँव शहर में, ये खराब कर देगा। इसलिए उन्होंने अब ब्रह्मपुरी नाम के शहर में लाके रख दिया। महीने का किराया, राशन पानी और कुछ पैसे मेरी माँ हर महीने में मुझे भेजती और माँ ने बोला था, "तुझे क्या करना है तू डिसाइड कर। शराब पीना है या वहाँ पे तुझे कुछ काम करना है, क्लासेस करना है या दादाजी की खेती-बाड़ी करना है, ये तू देख।" अब मित्रों, मुझे बहुत खुशी हुई थी ब्रह्मपुरी में आया तब। मेरे लिए पूरी दुनिया यानी एकदम फ्री हो चुकी थी। अब किसी का टेंशन नहीं था मेरे को। माँ पैसे भेजने वाली थी, खेती-बाड़ी का भी आमदनी आने वाला था, इसलिए मैं खुश था। शराब मैं शराब अभी पीने को मिलेंगी, इसलिए बहुत खुश था और मैं यहाँ पे शराब भी पीता था, फुल टाइट रहता था और यहाँ पे मेरे दोस्त भी ऐसे बने थे कि वो ऑटो वाले, रिक्शे वाले, मवाली, बदमाश, गुंड प्रवृत्ति के लोगों के साथ में रहना चालू कर दिया। अब मैं भूल चुका था कि मैं एक ज़माने में अध्यापक था, मेरा परिवार सब चीज़ें मैं भूल चुका था। मेरे अंदर में पागलपन पूरी तरह से हेवी हो चुका था। मैं गुमनाम ज़िंदगी जीता। मैं पेड़ के नीचे बैठना, अपने ख़्यालात में रहना, रात को क्या किया मुझे वो याद नहीं रहता था, मुझे नींद नहीं लगती थी, मैं नहाता नहीं था, मैं ब्रश नहीं करता था, ये सब चीज़ें मेरे साथ कहीं पे भी पड़ा रहना, सोया रहना, भिखारियों के साथ रहना। तो अच्छे लोगों ने मुझे अपनाना बंद कर दिए थे, कोई पास में नहीं आता था, हर कोई बोलता था, "ये जितना जल्दी मर जाएगा उतना अच्छा है।" तो ये पूरा पागलपन, पूरी शराब की जकड़ में मैं आ चुका था। अब मैं इस जकड़ से कभी बाहर ही नहीं निकल सकता।
और मुझे मेरा मौत, जो दूसरा सेकंड पार्ट है पागलपन के बाद, इंसानिटी के बाद का जो सेकंड पार्ट है, डेड यानी मौत, तो मुझे मेरी मौत दिख रही। जब मैं सवेरे उठता था तो मुझे वोमिटिंग हुआ कर, उल्टियां ऐसी होती थी कि बहुत सारा पेट में ऐसा दर्द होता था, छाती ऐसी धड़कती थी ऐसी, सर ऐसा चकरा जाता था कि मैं अभी यहाँ पे बिल्कुल गिर के मर जाऊं। उल्टियां होती थी, लाल पानी निकलता था, हरा पीला ऐसा। वो दर्द, वो तकलीफ इतनी सहन होती थी कि मैं अब मरने वाला हूं ऐसा मुझे प्रतीत होता था। लगता था मैं मरने वाला हूँ। और फिर देखो, कोई तो भी बताता था, मेरी माँ को फोन करते थे, अरे तुम थोड़ा ध्यान दो अपनी बेटी की तरफ, ये उमेश अभी बिल्कुल आखिरी कगार पे है, अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो ये हो सकता है ये मर जाए। अब माँ वहां से आती थी, आमगांव से आती थी, जब मेरी तरफ देखती थी, मेरा बेटा बहुत पीड़ा सहन कर रहा है, क्या से क्या बन गया, इसकी कैसी क्या हालत बन गई, इसके हाथ पैर देखो कैसे क्या हो गए, हाँ इसका चेहरा देखो कैसे क्या हो गया, ये चेहरे पे सूजन, ये पेट वगैरह ये सब क्या हो गया ये, ऐसा सोचती थी। और फिर वो मुझे सुधारने के लिए कोशिश करती थी, दवा खाने में लेके जाती थी, बोलती थी बेटा तू शराब मत पिया कर, तेरे को हम संवारने का कोशिश करेंगे, हाँ वो एक दिन तेरी बीबी जरूर आएंगी, बेटी जरूर आएंगी, ऐसा बोलते थे। और माँ क्या करती थी कि अब इसे कैसे तो भी बचाना है, इसे अच्छा अच्छा खाना हम खिलाएंगे। तरह तरह के पकवान मेरी माँ बनाती थी बेचारी आने के बाद, और मुझे वो खिलाने के लिए प्रयास करती थी, लेकिन मैं वो पकवान नहीं खा सकता था। क्या एक बात बताओ, क्या वो पकवान मुझे पसंद नहीं थे क्या? अरे बाबा, वो पकवान मुझे बहुत पसंद थे, माँ जो भी चीज बनाती थी बचपन में, वो सारी की सारी चीजें मैं खाया करता था। लेकिन वो समय ऐसा आया था कि कोई चीज मेरे गले के निवाले, यानी कोई भी निवाला मेरे गले के नीचे नहीं जाता था, मैं खा ही नहीं सकता था, मैं आनंद ही नहीं ले सकता था, क्योंकि मेरा डिपेंडेंसी शराब, और शराब ये पूरा शरीर जो है वो शराब, ये शराब की वजह से ये पूरा शरीर ऐसा बन चुका था, जिस शरीर को सिर्फ शराब की आदत बन चुकी थी, कोई चीज मैं खा नहीं सकता था, और जिस वजह से मेरे पेनक्रियाज डैमेज हो चुके थे, मुझे मौत दिख रही थी। मैं माँ के ऊपर चिल्लाता था कि तू क्यों आई, तूने तो लाके यहाँ पे मुझे फेंक दिया, चले जा यहाँ से, मुझे मेरे अपने हाल पे छोड़, मुझे नहीं जीना है। और माँ को इतना गाली गलौज करता था, शब्दों में बयान नहीं कर सकता मित्रों। और माँ चली जाती थी रोते रोते, और बस अंधेरा जिंदगी था, कुछ नहीं बचा था। दिवाली का भी दिन आया था, तो दिवाली के दिन मुझे मेरा परिवार का याद आता कि मेरी बेटी मेरी बीवी अगर काश मेरे साथ आते तो कितना अच्छा होता, घर वाले अगर मुझे दिवाली में बुलाते तो कितना अच्छा होता। सारे आजू बाजू में सोसाइटी में जब देखता था मैं, तो सब लोग खुशियां मनाते थे, दिवाली सेलिब्रेट करते थे, और मैं ऐसा था जो मैं शराब पिए किन लोगों के साथ मैं रहता था। हाँ, वो ऑटो वाले, रिक्शे वाले बदमाश, उन लोगों को मैं घर में लाता था, और मुझे मेरे परिवार की याद आती थी, और मैं बहुत, यानी गिल्ट फील करता था, रोता था। हाँ, भगवान से रिक्वेस्ट करता था परिवार मिला दे, मैं सुधरना चाहता हूँ, लेकिन मेरा परिवार नहीं आता था, मुझे गुस्सा आती थी, और फिर मैं सोचता था, दूसरा मन फिर से सोचता था कि नहीं, आज इतनी शराब पीऊंगा कि आज मुझे जीना नहीं है, अभी मरना है। और मैं ये सुसाइड करने का विचार अपने मन में लाता था, और सुसाइड करने के लिए मेरे अंदर डर रहता था, मैं जहर खा के नहीं मर सकता था, मैं फांसी लगा के नहीं मर सकता था, तो मरना है तो सिर्फ शराब पी के मरना है। और फिर मैं 2-3 हजार रुपए की शराब थैले में लेके आता था, और वो गटा गट ऐसे पीता था मानो मैं जहर पी रहा हूँ। मैं शराब नशे के लिए नहीं पी रहा था, मैं शराब पी रहा था मरने के लिए। मैं कंटिन्यूअसली मैंने शराब पिया था, घर में पूरा शराबियत का ऐसा वातावरण था, हर तरफ बाटले गंदगी ऐसी गिरी हुई थी। मैं कल का सूरज देखना ही नहीं चाहता था, मैं मौत को गले लगाना चाहता था, मुझे जीना नहीं था, बिल्कुल मुझे जीना नहीं था। उम्मीदें मैं छोड़ चुका था, मुझे आज मरना है, मुझे दिवाली के दिन ही मरना है। कल ये सब लोग अपने अपने घर की दिवाली छोड़ के मेरा जो जनाजा है वो उठाने के लिए आएंगे, ये मैं सोचता था। और वो शराब की इतनी मैं इसमें ब्लैकआउट में चला गया था,
दूसरे दिन 12 बजे मेरी आंख खुली थी। आंखों के अंदर ऐसे सामने ऐसा अंधेरा था, हाथ पैर में कोई जान नहीं थी, और लग रहा था मानो कि बस चंद सांसें बची हुई थी। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ वो प्रिय ईश्वर का, और वो जो मेरे दोस्त, तो बोलता हूँ ना मैं, ऑटो वाले, रिक्शे वाले, मोबाइल, वो भगवान है मेरे लिए मित्रों। उन लोगों ने मुझे रिक्शे में डाल के मुझे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद मैं वहां पे, मुझे सलाइन लगाया गया, मेरा टिकट आउट किया गया, मेरे घर में फोन किया गया। उन्होंने फोन किए, उन्होंने बताया कि अरे उमेश की बहुत तबीयत खराब है, उसको हमने हॉस्पिटल लाए। घर वालों ने बोले कि तुम 2 दिन उसको संभालो, घर में इधर दिवाली के मेहमान है। देखो मित्रों, घर में मेरा एक परिवार, आमगांव में माँ भाई दिवाली सेलिब्रेट कर रहे, बीबी बच्ची नागपुर में, किस हाल में है पता नहीं। मैं कहा हॉस्पिटल में मरण यातना भोग रहा हूं। किन लोगों के साथ? मेरे वो दोस्त, ऑटो वाले, रिक्शे वाले, मवाली, और माँ पैसा हॉस्पिटल में भेज रहे। हॉस्पिटल में रहने के बाद भी मुझे शराब के ख्याल आ रहे। मैं वहां से बाहर निकल के सिर्फ और सिर्फ शराब पी रहा हूँ। किस लिए पी रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए। मैं जीना नहीं चाहता था, मुझे मरना था। और इस कदर ये शराब हावी हो गई थी कि मुझे मौत दिख रही थी। अब कुछ नहीं बचा था, अब सब हदें मैंने क्रॉस कर दिया। पागलपन की अवस्था से मौत की अवस्था में आ चुका था। अब हर प्रयास मेरे लिए विफल हो चुका था, कोई प्रयास नहीं बचा था, और अब मैं मौत को गले लगाना चाहता। तो एक बार, अब आखिरी समय ऐसा आया था कि मैं बस 15 दिन में मेरा मृत्यु अटड़ था, कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पे जब बीबी को पता चला कि उमेश की तबीयत बहुत खराब है, तो एक दया मेरे ऊपर उसने की कि एक बार इसे मिला जाए। वो आई, मेरी बेटी को लेके आई, और आने के बाद जब उसने पूरा घर का वातावरण देखा, वो समझ गई थी कि इसने पूरा शराबियत माहौल करके रखा है, और शराब की वजह से ये अभी कुछ भी नहीं बचा है। मैं उस समय अपने बीबी के पैरों पे गिड़गिड़ाया, रोया, बेटी की तरफ देख के मैं रोया। बेटी रो रही थी, बीबी रो रही थी, और मैं सोच मैं बोलता था मैं बहुत कोशिश किया, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। अब कैसे तो भी उस दिन मैंने कई दिनों के बाद जब बीबी आई ना, खाना खाया, कैसे तो भी निवाले मैंने अंदर डाला था। और वो दूसरा दिन, मुझे याद है, वो दूसरे दिन मेरे ऊपर एक कृपा हुई। मेरे मिसेस को वहीं पे ब्रह्मपुरी में ही, देखो मैं ब्रह्मपुरी में 3 साल रहा, अल्कोहलिज्म की पूरे दौर से गुजरता गया, मौत पास में आ गई थी, लेकिन वो 3 सालों में मुझे किसी ने अल्कोहलिक एनोनिमस का संदेशा नहीं दिया। लेकिन मेरी बीबी आखिरी बार मुझे मिलने आई, नागपुर से ब्रह्मपुरी आई मेरी बेटी के साथ, एक दिन वहां पे रुकी, दूसरे दिन वापस जाने वाली थी मुझे मिलके। और उस समय वो ईश्वर ने वो संदेशा मेरी बीबी को दिया कि एक जगह है जहां पे ये सुधर सकता। मित्रों, दो सभासद मेरे पास आए, और उन्होंने मुझे जब अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज दिए, तब उन्होंने कहानी मुझे बताई। अब वो जो दो सभासद अपनी जो बात रख रहे थे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये मेरी कहानी बता रहे, मैं तो इनसे कोई अलग हूं नहीं। और जब मैं उनको देखता था, उनको निहारता था, तो वो ऐसे लग ही नहीं रहे थे कि वो एक जमाने में शराबी होंगे। तो देखो मित्रों, मुझे मालूम नहीं ऐसा क्या अट्रैक्शन आया, किसी के लिए समय ना देने वाला उमेश, उस दिन मैंने उनको समय दिया।
मैं गया मीटिंग में, मेरा बीबी मेरे साथ था, मेरा बेटी मेरे साथ था। और उस समय जब मीटिंग हुआ तो कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन जो अनकंडीशनल लव एंड टॉलरेंस, और जो बोलते हैं ना हम, ये संस्था जो है बंधु भाव वाली है, ये बंधु भाव वहां पे मुझे मिला। जो प्यार मुझे मिला, वो प्यार के लिए मैं बहुत भूखा था। इस कदर का प्यार मुझे कहीं नहीं मिला। आखिरी के क्षणों में मेरे चाहने वालों ने मुझे दूर कर दिए थे, लेकिन एक जगह खाली ऐसी मिली थी, अल्कोहलिक एनोनिमस, जहाँ पे मुझे इतना प्यार मिला। वो प्यार के तहत मैं यहाँ पे आता गया, और यहाँ पे आने के बाद मुझे मुझसे रूबरू किया गया कि मैं एक शराबी हूँ, और शराबियत नाम की मुझे बीमारी हुई। और जो मेरे को बीमारी के जो दो पार्ट वैसे बताए गए कि पागलपन और मौत, अकाली मृत्यु। तो पागलपन की अथक पीड़ा मैंने सहन किया था। मृत्यु मुझे स्पष्ट दिख रहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे बचा नहीं सकती, मैं चाहने वाले भी मुझे बचा नहीं सकते। मेरे लिए वैद्यकीय, धार्मिक, सभी जो उपाय है वो फेल थे। और जब ये सब चीजें आईने की तरह एक एक क्लियर हो रही थी, तो मुझे ये मानना पड़ा कि हाँ, कि ये जो शराबियत नाम की बीमारी बोल रहे हैं, ये मुझे लागू हो रहा है। या हर एपिसोड मैंने किया हूं। पागलपन की अवस्था जो है, मैंने बहुत ज्यादा झेला हूं। हर पल मुझे पागलपन के ख्यालात मेरे अंदर रहते। और मौत तो इतनी मैंने झेला हूं कि हर बार मौत ने मुझे टच करके निकली हुई है। मौत ऐसी छुके मुझे निकली है। उधार की थोड़ी जिंदगी दी थी मौत ने। कई दफा ऐसे, एक ही बार नहीं, ऐसे 5-6 एपिसोड हो चुके थे कि मैं लगभग मरने वाला था, लेकिन नहीं मरा। मैं कई बार पलंग से नीचे गिरा, बाथरूम में गिरा, जीने पे गिरा। तो एक एक, डेढ़ डेढ़, दो दो दिन मैं अनकॉन्शियस रहा, हॉस्पिटल में रहा। मेरी दोस्तों ने सेवा की, ऑटो वाले, रिक्शे वालों ने मेरी सेवा की, उन्होंने मुझे जिंदा रखा, मरने नहीं दिए। अगर वो लोग नहीं होते तो क्या मैं जिंदा होता क्या? वो लोग अगर मेरी जिंदगी में नहीं आते तो क्या मैं जिंदा होता क्या? नहीं होता ना। तो ये सब चीजें मेरे साथ हुई थी, पागलपन और मौत। और फिर अब अल्कोहलिक एनोनिमस बोलता है कि भाई, अगर अब तुझे सुधरना है तो तुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, और संपूर्ण स्वीकृति तुझे देना पड़ेगा। तुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ, तो तेरे लिए रास्ता बनेगा। मरता क्या नहीं करता। मेरे लिए दूसरा कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे मैं रिकवर हो सकता था, और कुछ उम्मीद नहीं बची थी। इसलिए मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आता गया, जिस वजह से मेरे अंदर ये जो सुधार की प्रक्रिया बोलते हैं, रिफॉर्मेशन, मेरे जिंदगी का रिफॉर्मेशन यहाँ पे अल्कोहलिक एनोनिमस में होने लगा। अब शारीरिक, मानसिक, आ, आर्थिक और सामाजिक जो अवस्था है जो मेरी खराब हो चुकी थी, अचानक, धीरे धीरे ही सही, मुझे ये सब चीजें मुझे प्राप्त होने लगी। तो बोलता है ना, हमारा प्रियम्बल में बोला गया है कि नए जीवन की आशा स्फूर्ति है, नई जिंदगी की अभिलाषा जागती है। तो ये मेरे अंदर अभिलाषा आने लगी, और ये जिंदगी मैं जी सकता हूँ, मेरा धीरे से ही कॉन्फिडेंस आने लगा, और मैं सुधर सकता हूँ। ये लोग सुधर सकते हैं। मैं देखता था अल्कोहलिक एनोनिमस के वो कमरों में, अरे ये कमरों में जब 40 लोग बैठे हैं, तो ये 40 के 40 लोग मुझे जब शराबी नहीं लगते। ये 40 लोग आज शराब से रुके हुए हैं। इनकी कहानियां मुझसे डिफरेंट नहीं है, तो मैं क्यों नहीं रुक सकता? क्या मैं 41वां नहीं हो सकता क्या? और फिर मित्रों, मैंने उनके कंधों पे अपना हाथ रखा, उनको थामे रखा, उनके साथ चलने लगा। सुधार की प्रक्रिया में मैंने खुद को झोंक दिया अल्कोहलिक एनोनिमस में। और बोलते हैं फिर कि चमत्कार यहाँ पे होते हैं, द मिरेकल इज हैपेंड इन अल्कोहलिक एनोनिमस मीटिंग। और आने के वजह से मित्रों, मेरे अंदर एक अमूलाग्र ऐसा बदल होने लगा। तो ऐसा बदल होने लगा कि मैं सब कुछ खो चुका था, नो फैमिली, अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरा फैमिली ला के दिया। जो रिश्ते दागदार हो चुके थे, तार तार हो गए थे, जिंदगी में ऐसी कोई उम्मीद नहीं बची थी, वो रिश्ता अल्कोहलिक एनोनिमस ने जोड़ा। मेरा बीबी, मेरा बच्चा, मेरी बेटी मेरे पास रहने के लिए आई। सास ससुर डाइवोर्स की भाषा बोलते थे। सास ससुर डाइवोर्स की जब भाषा बोलते थे, तो उन्होंने भी मेरा स्वीकार करना चालू कर दिया था अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद।
माँ भाइयों के लिए मैं मरा, यानी वो तो भाई तो सोचते थे, माँ भी सोचती थी कि ये मर गया तो अच्छा है, लेकिन जिंदगी जीना मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ने सिखाया। माँ ने मेरा जो मान सम्मान करना चालू कर दिया, भाइयों ने सम्मान करना चालू कर दिया। एक नालायक बच्चा कब प्यारा बन गया ये पता नहीं चला, जब सुधर सुधर की जब प्रक्रिया में जब मैं आया तो ये सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस ने कर दिखाया। मैं किसी के लिए काम की चीज नहीं था, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने सबके लिए काम की चीज कर दिया। समाज में पद प्रतिष्ठा धीरे धीरे ही सही बहाल होने लगी। एक अध्यापक बोले तो एक शैक्षणिक डिग्रियां बहुत महत्वपूर्ण मेरे पास 10वीं का सादा मार्कलिस्ट नहीं है मित्रों, सोचिए ये आदमी क्या करेगा जिंदगी में। क्या ये व्यवसाय क्षेत्र में ये कामयाब बन पाएगा, या ये अपनी जिम्मेदारी घर में पूरी कर पाएगा। तो ऐसी कोई यानी उम्मीद ही नहीं बची थी। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरा जो विवेक है, सद विवेक जो बोलते हैं ना, बुद्धिमत्ता, वो बुद्धिमत्ता को जिसको जंग लग चुका था, वो पागलपन की अवस्था में जब मैं ये सब सारी चीजें मैं भूल गया था, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने ये विवेक मेरा जागरूक कर दिया। 10वीं का सादा मार्कलिस्ट नहीं होने के बावजूद, एक भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र न होने के बावजूद, मैंने मेरा खुद का छोटा सा एक इंस्टीट्यूशन, एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोला। धीरे धीरे वहां पे मेरा धीरे धीरे सही वहां पे मेरी आमदनी अच्छी होने लगी। एक का जो तत्व दिया गया था, हॉनेस्टी, हॉनेस्टी के साथ चलना जब चालू किया, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ, एक एक दिन के आधार पर ये प्रोग्राम जब अप्लाई करने लगा, तो धीरे धीरे मेरा अच्छा तरक्की होने लगा। आज बताना चाहूंगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ साथ मेरे 2-3 ऐसे भी जो वर्क है जो एजुकेशन से रिलेटेड, आज नाम है शहर में, आज सामने फ्यूचर दिख रहा है। अल्कोहलिक एनोनिमस ने ना कि मेरी उम्मीदें जिंदा रखी है, अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे परिवार की उम्मीदें जिंदा रखी है। परिवार को विश्वास है अल्कोहलिक एनोनिमस में जा रहा है तो कभी भी कोई बुरा नहीं होगा। आगे आज भलाई, आज भलाई, हमने बहुत चीजें खो चुकी है, आज जिंदगी बहुत यानी पीछे चली गई है हमारी, लेकिन एक उम्मीदें रखी है जिंदगी ने कि हम उस मुकाम तक पहुंच सकते, कि जहां से हमने छोड़े थे ना, तो आगे का मुकाम हमें इजीली हासिल होगा। आज ओवरऑल सब कुछ चल रहा है, अच्छा चल रहा है। आज कोई तकलीफ नहीं है घर में, मनमुटाव नहीं हो रहा है। मेरा बीबी बोलता है 4 सालों में मुझे बहुत सारी खुशियां मिली। 4 सालों में हमारे जो जो रिलेशन जो थे खराब हुए थे, वो हर रिलेशन को हमने सुधार किए, हर किसी के साथ। ना कि हमने सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस में आके हम शराब से दूर नहीं हुए, तो हमारे जिन जिन लोगों के साथ रिलेशन खराब हुए, उन रिलेशन हम उनके साथ हमने रिलेशन अच्छे किए। आज सब कुछ अच्छा चल रहा है, केवल और केवल अल्कोहलिक एनोनिमस में। अल्कोहलिक एनोनिमस में आज सब चीजें अच्छे से चल रही है, सब चीजें मुझे टाइम की टाइम मिल रहा है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब चीजें मिल रहा है। आज किसी चीज की कोई कमी नहीं है, और मान लो अगर किसी चीज की कमी भी हो रही है तो भगवान परीक्षा ले रहा है, इससे भी कुछ बड़ी चीजें देने वाला है, ये विश्वास हमें आता है। आज कितना भी कठिन समय आया तो डर नहीं लगता मित्र, डर नहीं लगता। आज आज विश्वास होता है कि आगे अच्छे दिन आने वाले, दुख के दिन जाने वाले और अच्छे दिन आने वाले, ये विश्वास होता है। तो जो भी भाई यहाँ पे नया है, आज आया है, जब भी मैंने एक शेयरिंग सुना 2 दिन वाले भाई, उसको उनको तो खास तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि बने रहे। 2 दिन बहुत बड़ी बात है मुझे। आज ऐसा ही एक एक दिन पूरा करते हुए मित्रों, मैं आने वाली 24 जून को 4 साल पूरे करने जा रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक के नाम, नहीं तो मेरा मृत्यु अटड़ था, पागलपन से मैं मृत्यु में गया था। लेकिन आज जब अल्कोहलिक एनोनिमस में हूँ, तो पागलपन और मृत्यु जो 2 परिणाम बताए गए थे हमारी बीमारी के तहत, तो आज इनको रोक के रखा हूँ और एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ, जो सुधार की प्रक्रिया में हूँ। 12 कदम लेने का कोशिश कर रहा हूँ। मानता हूँ कि मैं शराबी हूँ, और मुझे इससे सिर्फ एक बाहर निकल सकती है तो वो है ईश्वरीय शक्ति। अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स जो है, वो कैरेक्टर डिफेक्ट्स पे काम करने का कोशिश करता हूँ। जिन जिन लोगों को मैंने तकलीफ पहुंचाया, उन लोगों के साथ माफी मांगता हूँ। कंपनसेशन, नुकसान भरपाई बहुत सारी लोगों की किया हूँ और लोगों का करना जारी है। प्रार्थना ध्यान निरंतर करते रहता हूँ। और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हमेशा मुझे जो जिन लोगों ने समय निकाले मेरे लिए, तो वही समय मैं दूसरों के लिए निकालता हूँ। उनका यही का संदेश है, उनको देता हूँ। उनको मीटिंग में लाने के लिए भरकस प्रयास करता हूँ। और उनको जब देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा पागलपन, मेरी आखिरी की जो
मौत की अवस्था वो मुझे समझ में आती है, और मैं जब वो सुधरते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उससे क्या होता है कि मुझे मेरे कर्तव्य की भावना जो समझ में आती है, ये मेरा कर्तव्य है, मैं ये कर्तव्य की भावना समझ में आती है। दूसरी बात कि मैं किसी का ऋण उतार रहा हूँ, और अब जिसे हम बीमा बोलते हैं, और ये सब चीजें करने से मुझे आनंद आता है। आनंद आना बहुत जरूरी है, सुधार में आनंद आना जरूरी है। ये सब चीजें करते हुए मुझे आनंद आता है। अगर मैं शराब से दूर हूं तो मुझे वो दूरियों का आनंद आना जरूर। आज मैं ग्रेटिट्यूड हूँ उन लोगों का, सबका, मेरे परिवार का, मेरे पूरे एंटायरली ये होल फेलोशिप का, उन लोगों का जिन्होंने मुझे बहुत मदद किए। मेरे जो प्रिय लोग थे, आज भी बताना चाहूंगा, वो जिन लोगों को समाज ने धुतकारा हुआ है, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, मवाली, बदमाश जब हम बोलते हैं ना, हाँ, तो उन लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो मेरे लिए ऑटो वाले, मवाली, बदमाश, गुंडे नहीं है, वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। आज दिखते हैं कभी भी, तो आज भी मैं उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, उनको एक का संदेशा देने का कोशिश करता हूँ। और वो भी बहुत हंसी खुशी से, मित्रों, मुझसे बात करते, हमेशा बात करते, आज रास्ते में भी मिले तो वो मुझसे बात करते। तो उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे परिवार का शुक्रगुजार हूँ, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। तो मुझे मेरा अनुभव रखने के लिए ये टॉपिक पे मौका मिला, इसलिए मैं आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, धन्यवाद, थैंक यू।